हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपका प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित है और यहाँ पर आपका प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का फुल टेस्ट आपको लिया जा रहा है और इसमें टोटल आपका 150 प्रश्न का ये टेस्ट होगा और इसमें एक टेस्ट आपका हो चुका है। एक टेस्ट इसका हो चुका है, नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट था और हर एक टेस्ट को आप एक बार दो बार देखते चलिए, देखिएगा आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। फुल टेस्ट है यानी कि टोटल 150 प्रश्न का है और इसमें आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है, बीएड और डीएलएड से संबंधित। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है दोस्तों, आपका प्रधान शिक्षक का और प्रधानाध्यापक का दोनों का लगभग सेम है। प्रधान शिक्षक में क्या है तो 75 प्रश्न आपको पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से और 75 प्रश्न पूछा जाएगा आपको डीएलएड से संबंधित। प्रधानाध्यापक में क्या है कि 100 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन से और 50 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा आपको बीएड से संबंधित। और यहाँ जो सामान्य अध्ययन जो दोनों में कॉमन है और जो डीएलएड और बीएड जो संबंधित जो कॉमन है, ये लगभग दोनों में सेम है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सामान्य अध्ययन का सिलेबस, ठीक है। वहाँ पर आप देखिएगा कि क्या अंतर है दोनों में। कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा 5-10% का अंतर है, ठीक है। ये आपका ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप था आपका, ये टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस पर जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप से आप मैसेज कीजिएगा, इस नंबर पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। इस पर आपको जो पहला टेस्ट हुआ है उसका पीडीएफ डाल दिया गया है, इसका सिलेबस भी डाल दिया गया है। वहाँ से आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, है ना। और अपने दोस्तों को जरूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी से कुछ फी नहीं लिया जा रहा है, 1 भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। और आप लोग आराम से पढ़िए, बस थोड़ा सा शेयर करते रहिए। हमारा फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, आप इसको भी थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये ट्विटर हैंडल है। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रधान शिक्षक है, प्रधान शिक्षक का सामान्य अध्ययन का सिलेबस है और इसमें जो पूछा जाएगा दोस्तों 75 क्वेश्चन आपको 75 नंबर का पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या है, तो ये आपको सिलेबस पर भी वीडियो एक बना चुके हैं, ये आप एक बार देख लीजिए इसको, क्या आपका सिलेबस है। और इसका यहाँ पर डिटेल से भी आपको दे दिया गया है। अब देखिए नीचे में यहाँ पर सिलेबस है, ये आपका प्रधानाध्यापक का सिलेबस है। प्रधानाध्यापक में आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन का और इसका देखिए सिलेबस, देखिए दोनों में एक ही अंतर है। प्रधानाध्यापक में क्या है कि एक टॉपिक ये आपका जोड़ दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था और एक और टॉपिक यहाँ पर जोड़ दिया गया है भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं। ये दो टॉपिक जो है ये आपको प्रधानाध्यापक में अलग से जोड़ दिया गया है। बाकी जो है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भूगोल हो गया, भारत राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, बिहार में इसका योगदान क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था, गणित, मानसिक क्षमता, सब सेम है। बस ये दो टॉपिक इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए दोनों का सिलेबस क्या है 90% लगभग आपका सेम है। आप देख लीजिएगा, नीचे पूरा आपको दिया गया, इसको डिटेल से भी आप पढ़िएगा। तो इसीलिए इसका जो टेस्ट हो रहा है अभी कंबाइंड टेस्ट हो रहा है। मैं धीरे धीरे करके अलग भी करवाऊंगा, लेकिन अभी आपका कंबाइंड ही चलेगा आपका, फिर बाद में इसको अलग हम कर देंगे। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरता है। देखिए भारत का जो मानक समय है ये कितना है, तो पिछले क्लास टेस्ट में भी आया था ये, तो 82.5 डिग्री जो है ये भारत का मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों, तो ये आपका होता है इलाहाबाद से, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी से, आपको इलाहाबाद के जगह पर आपको नैनी भी दे सकता है ना, नैनी भी दे सकता है, या फिर आपको मिर्ज़ापुर भी दे सकता है, ठीक है। मिर्ज़ापुर भी आपको दे सकता है, क्योंकि मिर्ज़ापुर भी बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में मिर्ज़ापुर भी दे देता है और नैनी भी देता है, ज़्यादा करके आपको नैनी ही मिलेगा और इलाहाबाद में ही ये पड़ता है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। एक सवाल देखिए इससे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत के ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके, है ना। तो भारत के ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये देखिए आपका भारत का मानचित्र रहा और ये देखिए 5 राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहले आपका यहाँ है यूपी, यूपी में है इलाहाबाद और वहाँ से तो गुजरेगी ही। यूपी के नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको एमपी, एमपी के नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा के नीचे है आपका आंध्र प्रदेश। तो टोटल जो है आपको ये है उड़ीसा और ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के जो आपका मानक समय रेखा है वो आपका गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कितने हो गए 5, ठीक है, टोटल 5 मानक समय रेखा 5
राज्य से होकर के गुजरती है? ये राज्य हमेशा पूछा जाता है आपका। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा जो सवाल है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा राजकीय भाषा नहीं है? देखिए अब भारत में जो मान्यता प्राप्त जो भाषा है टोटल कितना है? तो मान्यता प्राप्त अभी वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है ना? वर्तमान समय में कितने भाषा है? 22 भाषा है भारत में। और इसको किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है आपका, ठीक है। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। टोटल भाषा की संख्या आपका 22 है। कौन कौन से भाषा है ये भी आप ध्यान रखिएगा। जब मूल संविधान बना था, ठीक है, मूल संविधान जब जो था उसमें आपका 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है, क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें भाषा की संख्या जुड़ते चला गया और ये टोटल अभी 22 है। तो कह रहा है कौन इसमें नहीं है? कश्मीरी, संस्कृत, राजस्थानी या मैथिली? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थानी। राजस्थानी जो है दोस्तों ये कोई भाषा नहीं है भारत की, है ना, इसको मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है ना। राजस्थानी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो 22 भाषा है, 22 भाषा आप हमेशा एग्जाम में छांटने के लिए दे दिया जाता है। तो मैं एक बार 22 भाषा बोल देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, बांग्ला भी है, असमी है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, उर्दू है, संस्कृत है, नेपाली है, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये टोटल 22 भाषा अभी वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त है। अब चलते हैं अगला सवाल। तीसरा नंबर कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? भारत में कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित है? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 58% जो लोग हैं वो आपको कृषि पर आधारित है, ठीक है। देखिए कृषि का योगदान पूछा जाता है कि जीडीपी में कितना है, ठीक है। जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा 14.65% जो है जीडीपी में इसका योगदान है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? अब देखिए गेहूं फसल के बारे में कह रहा है कि कौन सा सही है। तो गेहूं के बारे में, गेहूं जो है एक तो रबी फसल है। किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं जो है दोस्तों ये अक्टूबर नवंबर में आपको बोया जाता है और फरवरी मार्च में इसको काट लिया जाता है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च कटाई है। अच्छा डी ऑप्शन देखते हैं, जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा आपका ए, है ना। अक्टूबर नवंबर इसको बोया जाता है और फरवरी मार्च में इसको काटा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और रबी के अंतर्गत और कौन कौन से फसल हैं? जैसे जौ है ना, जौ भी इसी के अंतर्गत आता है। चना हो गया आपका, ठीक है, जौ है, चना है, मसूर है, ठीक है, मसूर है आपका, मटर हो गया, ठीक है, सरसों हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो सभी है आपका रबी फसल के अंतर्गत ये सभी फसलें आती है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। 5वां कह रहा है कि यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरेंगे? कहाँ से जा रहे हैं? कोलकाता से जा रहे हैं आपको कन्याकुमारी। कोलकाता तो आपको पता है कि ये आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु में आपको पड़ता है। तो किस स्थान से नहीं गुजरेंगे? भुवनेश्वर है, चेन्नई है, सोलापुर है और विशाखापत्तनम है। 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोलापुर। सोलापुर कहाँ पड़ता है? तो सोलापुर आपको ये महाराष्ट्र में पड़ता होगा सोलापुर, ठीक है। तो महाराष्ट्र में है सोलापुर, हाँ महाराष्ट्र में ही है सोलापुर। तो जब आप कलकत्ता से कन्याकुमारी जाइए तो आपको महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोलापुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपको 6 नंबर। चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? देखिए चेरापूंजी जो है ना ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। और अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका मासिन राम। कौन हो जाएगा? मासिन राम हो जाएगा। और मासिन राम कहाँ है? तो ये पड़ता है आपको मेघालय में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। पहले जो ये था ना, पहले चेरापूंजी ही था, लेकिन अब हो गया है मासिन राम। अब सबसे अधिक जो वर्षा होती है मासिन राम में होती है। और तो यहाँ क्वेश्चन था आपका कि चेरापूंजी और जयंतिया जो जनजाति है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो जनजाति है दोस्तों अभी आपको बता दिए मेघालय है ना। चेरापूंजी मेघालय में ही है और जयंतिया गारो खासी जयंतिया, याद रखिएगा 3 यहाँ पर जनजाति है, गारो, खासी और एक है आपका जयंतिया, ठीक है। तीनों जनजाति भी है और तीनों पहाड़ी भी है। 3 जो है ये पहाड़ी भी है और 3 जनजाति भी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा गारो खासी जयंतिया ये तीनों पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। ये आपको मेघालय में पड़ता है। आपका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है आपका कि माले की किसकी राजधानी है। देखिए माले जो है ये आपको किसकी राजधानी है, तो ये मालदीव की राजधानी है आपका माले। याद रखिएगा किसकी राजधानी है, माले, तो मालदीव की राजधानी है आपका माले। और ऑप्शन में और दिया गया है मंगोलिया, तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा उलन बटोर। कहाँ हो जाएगा, उलन बटोर, ठीक है, उलन बटोर। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, मोरक्को की जो राजधानी है वो हो जाएगा रबात। कहाँ है, रबात है। और आपका एक मॉरिशस बच गया, तो मॉरिशस की राजधानी याद रखिएगा पोर्ट लुइस। कहाँ है, पोर्ट लुइस, ये हो जाएगा मॉरिशस की राजधानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था आपका कब से कब तक हुआ था, तो 1939 से लेकर के, है ना, 1939 से लेकर के 1945 तक आपका चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जब परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, अब उसके बाद ही ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था आपका। तो ये आत्मसमर्पण कब किया था, ये डेट आपसे पूछ रहा है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 14 अगस्त 1945 को। 14 अगस्त 1945 को जो जापान था उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अगर वो परमाणु बम अगर नहीं गिराया जाता अमेरिका के द्वारा, तो ये इसका कुछ अलग ही मतलब निर्णय होता, है ना, क्योंकि जापान तो है काफ़ी छोटा लेकिन है बहुत ही ताकतवर देश। ठीक है, ठीक है, आर्थिक रूप से भी सभी रूप में वो ताकतवर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 अगस्त 1945। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान है 1 डिग्री बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहा जाता है आपका विशिष्ट ऊष्मा। इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है आपका कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती होती है। देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना, याद रखिएगा ये है आपका दक्षिणी भारत, और यहाँ पर है आपको नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी तो सबसे पहले जान लीजिए ये 3 राज्यों में फैला हुआ है आपका। ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो आपका ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये केरल वाला क्षेत्र है, और ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। तो तीनों राज्यों में जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये आपको फैला हुआ है। और यहाँ पर जो खेती होती है वो आपको कॉफ़ी की खेती होती है। ठीक है, यहाँ पर किसकी खेती होती है, तो कॉफ़ी की खेती यहाँ पर होती है। कॉफ़ी ऐसे सबसे अधिक भारत में कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी पर भी कॉफ़ी की खेती होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था। जी हाँ, अभी आपको बताएं कि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर पर बम गिराया गया था। कब कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को आपको ये बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त और 9 हिरोशिमा पर सबसे पहले गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर ये जो अणुबम गिराया था ये किस जहाज़ के द्वारा गिराया गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये जहाज़ का नाम था आपको बॉक्सर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बॉक्सर जहाज़ के द्वारा ये गिराया गया था। और देखिए 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसका नाम था आपको लिटिल बॉय। उसका कोड है ना, कोड उसका नाम था, कोड है, उसको कोड से किस कोड से जाना जाता था, तो लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था उसको फैट मैन कहा जाता था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा अपना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर का, है कि एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि आप प्रैक्टिकली भी देखते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ये आपका होता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चलती बस में जो सवारी है वो बैठे सवारी का जो जड़त्व बल है बस के वेग से गतिशील रहता है ना। और जब ब्रेक के कारण बस रुकती है तो सवारी का शरीर क्या होता है, जड़त्व के कारण उसी वेग से गतिशील रहता है, और इसीलिए वह क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन के प्रथम नियम। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है कि एक मनुष्य का तापक्रम कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सवाल है ना, एक प्रश्न फिक्स है, और ये बीपीएससी में भी हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपको सेंटीग्रेड में दे देगा
और पूछ लेगा फ़ारेनहाइट में, या यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में दे देगा और पूछ लेगा आपको सेंटीग्रेड में कितना होगा। देखिए इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है कि C/100 बराबर F-32/180। अब देखिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो C के जगह यहाँ पर 60 हम रख देंगे, ठीक है। अब इसको काट कूट के कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। अब देखिए कितना हो गया, 18 छक 72, F-32 बराबर 72, तो F बराबर कितना हो जाएगा 72 + 32, यानी 2 2 4 और 7 3 10, यानी 104 डिग्री। 104 डिग्री कहाँ है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर लगता है गलती हो गया, हाँ 18 छक ना है दोस्तों, तो वही ना 18 छक है ना, तो 18 छक 78 होना होता है, 18 छक 78 से, और इसमें 32 डिग्री और जुड़ जाएगा, तो 8 2 10, 3 1 4, 140 डिग्री होगा ना आपका, है ना। इसमें आप बैठाइएगा, थोड़ा सा गलती हो गया था आपको कैलकुलेशन। C/100 बराबर F-32/180, इस पर आप बैठाइएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। सी अगर सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो सेंटीग्रेड यहाँ पर पुट कर देंगे, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह पे आपको पुट कर देंगे, सेंटीग्रेड निकल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर कि कंठमाला या ग्वाइटर बीमारी किससे संबंधित है। देखिए कंठमाला जो ग्वाइटर होता है ना, ये गला में होता है, कहाँ होता है, तो ये आपको गले की बीमारी है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गला से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर की एक एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक दोनों का लगभग सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। तो एक एवोगैड्रो संख्या का जो मान होता है 6.022 गुने 10⁻23 होता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये याद रखिएगा मान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इससे देखिए दो सवाल आपका क्लियर होगा कि पहला जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, और वो कौन था, तो वो था आपका कौन सा, तो वो था आपका नीलगिरी। अभी आपको बताए थे नीलगिरी के बारे में, नीलगिरी कहाँ है, तो नीलगिरी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है। नीलगिरी जो पर्वत है ना, ये आपका नीलगिरी है, तो नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत, दोनों आकर के मिलती कहाँ पर है, तो ये नीलगिरी का ही पर्वत में आकर के दोनों मिल जाती है आपका, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर कि हार्बर प्रक्रम से मनाया जाता है, सॉरी बनाया जाता है, हार्बर प्रक्रम किससे बनाया जाता है, तो हार्बर जो प्रक्रम है ये आपको बनाया जाता है अमोनिया से आपका, ठीक है। 17 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर, सिलिका क्या है, बताइए दोस्तों, सिलिका है, सिलिका क्या है, तो सिलिका हो जाएगा आपका सेमी कंडक्टर, सिलिका क्या हो जाएगा आपका सेमी कंडक्टर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो भारत में ही हुई थी, है ना। और इसका जो नेपाल में आगमन किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो था आपका अशोक, ठीक है। क्या हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में ये आपका हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर की निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है। देखिए केवल एक ही तत्व से बना हुआ और काफ़ी इजी सवाल है, वो है आपका हीरा। हीरा जो है केवल एक ही तत्व से बना हुआ है, वो है आपको कार्बन से बना हुआ है ना। हीरा क्या है, कार्बन का प्रूफ है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 20 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ओहो कहाँ है, छोटा हो रहा है भाई। 21 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त जो सारणी है ना, पीरियोडिक टेबल जो आपका है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर आधारित है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है दोस्तों, वो आपका किस पर आधारित है, तो वो हो जाएगा आपको परमाणु क्रमांक पर आधारित है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। और ये सिंपल छोटा छोटा ही प्रश्न आपको पूछा जाता है बार बार, और छोटा छोटा प्रश्न में ही कभी लोग फंस जाते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि, देखिए सदिश राशि और अदिश राशि, एक क्वेश्चन तो मान लीजिए फिक्स है कि पूछा ही जाएगा आपको, सिर्फ है सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश किसे कहते हैं, तो सदिश का मतलब सॉरी हाँ सदिश नहीं पूछा गया ना, हाँ तो सदिश राशि मतलब जिसमें परिमाण परिणाम और दिशा दोनों हो उसको सदिश कहेंगे, और जिसमें सिर्फ परिणाम हो उसको क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सदिश आपको पूछा गया है, तो सदिश क्या हो जाएगा आपका वेग, वेग क्या है, तो ये एक सदिश राशि है। बाकी ये सब तीनों क्या है, लंबाई द्रव्यमान समय, ये सब क्या है, तो ये सब ये है अदिश राशि, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर,
23 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कमजोर होता है। अब देखिए इंजन कौन सा कमजोर होता है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन या फिर इलेक्ट्रिक इंजन, है ना। तो इसमें सबसे जो कमजोर इंजन होता है वो होता है आपका पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन जो होता है सबसे कमजोर होता है। हाँ, आपको लगता होगा कि इलेक्ट्रिक इंजन, नहीं, पेट्रोल इंजन सबसे कमजोर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, बताइए। सॉरी, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का जो मान होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 22.4 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल्केन का सूत्र। तो एल्केन का जो सूत्र क्या होता है बताइए फटाफट। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों आपको कमेंट करके बताना। अभी एल्केन में बता रहा हूँ, एल्कीन और एल्काइन का कमेंट करके आपको बताना है कि सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है आपका CnH2n+2। CnH2n+2 आपका होता है एल्केन का। और एल्कीन और एल्काइन का क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है आपका कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है, बताइए। एपिडर्मिक रोग। और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में तो रुपया लगता नहीं है, और ऐसे भी आप टीचर हैं तो आपको रुपये की तो कमी है नहीं, है ना। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, और थोड़ा सा हमें मोटिवेट भी मिलता रहे। चलिए, तो एपिडर्मिक जो रोग होता है ना, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका स्किन से। किस में होता है, स्किन में होता है, आपका चमड़ा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर कि द्विधारी पद्धति में किसका प्रयोग होता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। द्विधारी पद्धति में 0 और 1 का प्रयोग होता है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 0 और 1 का। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर कि अप्थॉल्मिक संबंधित है। अप्थॉल्मिक किससे संबंधित, नाक से, मुंह से, जीभ से या फिर आँख से। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको आँख से संबंधित है अप्थॉल्मिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है, 1:2, 2:1, 1:3 या 3:2। 29 का हो जाएगा आपका 1:3 होता है। ठीक है, अम्लों का अनुपात कितना होता है, 1:3। नेक्स्ट है फुल फॉर्म बताना है। सॉरी, फुल फॉर्म नहीं है, MMR टीका है ना। MMR टीका जो है ये दिया जाता है। MMR टीका किसको लगता है ना, किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है MMR टीका। तो ये हो जाएगा आपका मम्प्स, मेसलेस और रेबीज। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका सी। और ये जो लगाया जाता है दोस्तों 1 से 12 वर्ष तक के बच्चों को लगाया जाता है आपको ये टीका। ठीक है, चलिए, खसरा, मम्प्स और रूबेला के बचाव के लिए लगता है आपका। नेक्स्ट है आपका 31 है कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था, बताइए। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी जो है दोस्तों ये यूरोप का सबसे पुरानी पार्टी है ना। ये यूरोप का सबसे पुरानी पार्टी है। और इसका गठन जो हुआ था वो 17वीं शताब्दी में इसका गठन हुआ था। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको पहले क्या कहा जाता था। तो इसको जो पहले कहा जाता था वो टोरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टोरी कहा जाता था। 31 का हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, टोरी गुट के रूप में इसका स्थापना हुआ था। जब इसका स्थापना हुआ था ना, इसको टोरी गुप इसको कहा जाता था ना, टोरी गुट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओहो छोटा हो जाता है कई भाई। चलो 32 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है। देखिए समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, तो समस्थानिक परमाणुओं में होता है प्रोटॉनों की संख्या समान। समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। देखिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन अगर पढ़ने लगेंगे ना तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोर हो जाइएगा। ठीक है, चलिए इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी चलते रहता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। 1 घंटा का लगभग वीडियो हो, 150 प्रश्न उसमें कंप्लीट कर दें। इनमें से कौन भिन्न है, इनमें से कौन भिन्न है, प्रतिरोध, धारिता, कैलोरी या अवरोध। कौन सा भिन्न है इसमें, तो हो जाएगा आपका कैलोरी। कैलोरी इसमें तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन से है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। तो विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क है दोस्तों वो आपको लेह मनाली मार्ग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लेह और मनाली मार्ग, है ना। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह और मनाली मार्ग। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर। कह रहा है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान कितना होगा, बताइए। तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, आप बना करके देखिएगा, 1 यूनिट इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, 1 यूनिट आएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि AuAg कॉपर और आयरन में सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है ना, इसमें सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका Au। ठीक है, ये सबसे अधिक तन्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर। हाँ, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जल में अस्थायी जो कठोरता होता है ये होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है, किसके कारण होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है आपको कि हम कैजर की उपाधि किस शासक ने धारण किया था। हम कैजर की उपाधि, गजब की उपाधि है भाई। हम कैजर की उपाधि किसने धारण किया था, तो ये हो जाएगा आपको कनिष्क ने धारण किया था हम कैजर की उपाधि। देखिए कनिष्क जो था ये किस वंश का था दोस्तों, तो आपको पता है कि कुषाण वंश का था आपका, है ना। किस वंश का था, कुषाण वंश का ये महानतम शासक था आपको कनिष्क। ठीक है, चलिए इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है ना, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डिप्थीरिया रोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है, डिप्थीरिया से गला ग्रस्त होता है ना, डिप्थीरिया से गला आपको ग्रस्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है ना, सांस लेने में आदमी को थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है ना। जब किसी हवा की बुलबुला झील की, है ना, मान लीजिए झील है और झील की सतह से कहाँ तक जाएगा, तो ये तलहटी तक जाएगा, तो क्या होता है, तो इसमें होगा आपका यह आकार में बड़ा होते चला जाता है ना, छोटा से धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आंसर नंबर बी। कह रहा है कि विटामिन सी, विटामिन सी का यहाँ रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, सबको पता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि आंसर नंबर बी, है ना, विटामिन सी। विटामिन सी किसमें मिलता है, तो खट्टे चीज़ों में मिलता है ना, खट्टा चीज़ खाइए विटामिन सी मिलेगा, जैसे कि आंवला है, नींबू है ना, सबसे अधिक इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर, कह रहा है कि वायुमंडल के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं ना, वायुयान का जो टायर होता है, वायुयान, वायुमंडल नहीं, वायुयान का जो टायर होता है ना, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो उसमें गैस भरा जाता है हीलियम। ठीक है, कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम गैस भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है, तो किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त जो किया जाता है वो हो जाएगा AMU में व्यक्त किया जाता है, किसमें, AMU। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, दोस्तों बताइए, ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स। देखिए ये जो सेट बनाने से ना आपका एक और फायदा है, क्योंकि सवाल यही, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम ले रही है वो BPSC के द्वारा लिया जा रहा है, और BPSC अभी जो 67वां BPSC होने वाला है उसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से उसमें लड़ेगा आपको, है ना, देखिएगा आप, अगर आप फॉर्म भरे हैं BPSC का तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट करेगा आपको। तो ल्यूमेन हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। 45 नंबर प्रश्न है कि गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो था आपको मेंडल महोदय ने। किसने किया था, मेंडल ने किया था आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है ना, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन, यकृत, हृदय या फिर वृक्क को, तो ब्लड बैंक कहा जाता है आपको, स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक। ठीक है, स्प्लीन को कहा जाता है आपको ब्लड बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मक्खन होता है दोस्तों, मक्खन क्या होता है बताइए, तो मक्खन क्या होता है, तो मक्खन जो होता है वो दूध में परिक्षिप्त वसा होता है। ठीक है, दूध में परिक्षिप्त वसा होता है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं डायनामाइट को बनाने में, किसका प्रयोग, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया, तो मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका कुषाण काल में किया गया था। किस काल में, कुषाण काल में हुआ था। और कुषाण का जो महानतम शासक कौन था, तो वो था आपका कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ था बताइए तो जरा सा, कनिष्क की जो राजधानी है, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मैं बता देता हूँ, इसकी जो राजधानी था वो पाकिस्तान के पेशावर यानी कि फिरोजपुर में था, है ना, पाकिस्तान के पेशावर वर्तमान में है, उसको उस समय फिरोजपुर कहा जाता था, वहीं इसकी राजधानी थी। एक क्वेश्चन पूछता है कि कनिष्क की दूसरी राजधानी, तो दूसरी राजधानी इसकी दोस्तों मथुरा थी।
है ना, कहाँ थी, मथुरा दूसरी राजधानी थी, ठीक है। और कनिष्क के समय में ही जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, क्योंकि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कुंडल वन यानी कि जम्मू कश्मीर में, और वहीं पर ये हीनयान और महायान दो भाग में बट गया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर कितना होता है, तो एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल, ठीक है। एक बार बराबर कितना होता है, 10 के बराबर 5 पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 प्रश्न कह रहा है 51 है कि प्रकाश में ध्रुवन की, एक मिनट, हाँ, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, कह रहा है कि चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। तो चिमनी से उड़ने जो धुआं निकलता है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो कम करने के लिए किया जाता है आपको विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा इसको कम किया जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा। नेक्स्ट है कि लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं, तो ये दो वर्ग कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपको शैवाल और कवक, ठीक है, शैवाल और कवक के ये पौधे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 नंबर, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। दोस्तों बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो आपको H2O से प्राप्त होती है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से, H2O से, यानी कि जल से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 हो गया। 55 प्रश्न है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित किया। दालचीनी जो आपका गरम मसाला है ना, गरम मसाला किस लिए फेमस है, गरम मसाले का कहाँ उत्पादन होता है सबसे अधिक, याद रखिएगा दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत का केरल वाला जो राज्य है गरम मसाला वाला राज्य कहा जाता है यहाँ पर। और यहीं आया था ना पुर्तगाल आपको 1498 ईस्वी में, किस लिए, व्यापार करने के लिए आया था, ठीक है। चलिए, तो ये दालचीनी जो है ये पेड़ के किस भाग से एकत्र होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो है छाल से, है ना। दालचीनी, है ना, ये लकड़ी जैसा देखते होंगे आप, ये छाल से संबंधित है, ठीक है। तो पेड़ के छाल से ये निकाला जाता है आपका। देखिए सीटेट की क्लास आपका चल रही है दोस्तों, तो जो लोग अगर सीटेट का क्लास आपके कोई भी अगर दोस्त सगे संबंधी हो तो उनको बता दीजिएगा, है ना। मात्र यहाँ पर 300 नहीं, मात्र 251 रुपये आपका फ़ी है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सीटेट से संबंधित था। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे है आपका 56 नंबर सवाल। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदभीद है। बताइए कि कौन सा जो पौधा है वो मरुदभीद पौधा है। मरुदभीद का मतलब क्या होता है, कोई लोग बता सकते हैं। तो मरुदभीद पौधा है करील, करील जो पौधा है वो मरुदभीद पौधा है। मरुदभीद का मतलब होता है ना दोस्तों, वैसे पौधे जो शुष्क स्थान में उगते हो। शुष्क मतलब सूखे क्षेत्र में उगते हो, है ना, सूखे क्षेत्र। और सूखा क्षेत्र कहाँ पर होगा, तो रेगिस्तान वाले इलाका में होगा तो सूखा क्षेत्र, है ना, तो वहाँ पर ये मरुदभीद पौधे उगते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना। नहीं वाला थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पॉइंट भी है। जहाँ गलत कीजिएगा एक तो 0.25 नंबर क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा सही में से, तो ध्यान रखिएगा। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 57 का क्या होगा आपका, 57 का हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये आपका बिल्कुल ही गलत है। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड लिटन होगा आपका, है ना, लॉर्ड लिटन, याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में, ठीक है, 1878 ईस्वी में, ठीक। इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स डलहौजी ये भी सही है। इल्बर्ट बिल ये रिपन के समय हुआ था, ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 नंबर। 58 है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए रंग से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है, तो रंग आप बताइए कि प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो नहला, याद रखिएगा नहला, है ना। नहला का मतलब न से क्या हो गया नीला, ह से हरा, ला से लाल, है ना। ये जो तीन नहला जो है ये क्या है आपका प्राथमिक रंग है ये।
और जितने भी दुनिया में रंग आप देखते हैं बनता है, तो वो प्राथमिक जो रंग है, नहला जो है, नीला हरा लाल है, इसके मिलाने से ही बनता है जितने भी रंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा, तो वो रंग बनेगा आपका सफ़ेद। ठीक है, ये सफ़ेद बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर, और ये कथन वाला प्रश्न है। कह रहा है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। 59 अगला जो आर नंबर है, इसका जो दिया गया है कि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। अब इसका देखिए कूट दिया गया है, कौन सा इसमें सही है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, 59 का हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पर ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का व्याख्या भी यहाँ पर स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आपका बिल्कुल सही है और ये भी आपका सही है, और इसका दोनों क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण भी दे रहा है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर। कह रहा है कि आइरिस का क्या काम होता है दोस्तों। तो आइरिस का जो काम होता है ना, वो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना काम होता है। ठीक है, क्या काम होता है, तो आँख में जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित करना। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर की तने तथा शाखाओं वाले किसी वृक्ष के समान अपवाह तंत्र के नमूनों को क्या कहा जाता है। तो तने तथा शाखाओं वाले किसी वृक्ष के समान अपवाह तंत्र के नमूनों को कहा जाता है क्या, तो वो हो जाएगा डेंड्रेटिक नमूना। ठीक है, डेंड्रेटिक नमूना इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ क्या कार्य करती है। देखिए शुष्क जो सेल होता है, जो बैटरी होता है ना, सूखा जो बैटरी होता है, उसमें कार्बन की छड़ का काम क्या होता है। तो कार्बन की जो छड़ का काम एनोड का काम होता है। ठीक है, याद रखिएगा एनोड का काम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 नंबर। 63 कह रहा है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है दोस्तों, ये किस में रूपांतरित होता है, तो वो हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 नंबर। फ्लोरस्पार अयस्क है। फ्लोरस्पार किसका अयस्क है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है, कैल्शियम का। नेक्स्ट है आपका कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, बताइए आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। किसमें, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना इसका काम है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर। कह रहा है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है ना, नाशपाती जो आप खाते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं, अंदर वाला ऊपर वाला, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है दोस्तों गुद्देदार पुष्पासन। क्या कहते हैं उसको, नाशपाती के जो खाने वाला भाग है गुद्देदार पुष्पासन। नेक्स्ट है आपका 67। महासागरों के जल की सामान्य लवणता कितनी होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए तो जो महासागर है इसके जल की लवणता का मतलब माप कैसे किया जाता है, तो प्रति 1000 है ना, प्रति 1000 ग्राम पर देखा जाता है कि कितनी लवणता है। तो प्रति 1000 ग्राम पर 35% क्या है यहाँ पर लवणता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 35 मतलब अगर इसको देखा जाए तो 1000 मान लीजिए 1000 ग्राम में कितना ग्राम यहाँ पर लवणता है, तो 35 ग्राम लवणता है ना, इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, ये औसत होता है आपका। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर। 68 है कि निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता, जैसे आप चना को अंकुरित करते हैं या किसी भी चीज़ और भी चीज़ को अंकुरित करते हैं, उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो वो हो जाएगा आपका प्रकाश की, है ना। बिना प्रकाश का भी, लेकिन पानी तो जरूर चाहिए, हवा भी चाहिए और ताप भी चाहिए, लेकिन बिना प्रकाश का भी देखते हैं, चना आप फुला करके कपड़ा में बांध दीजिए तो उसको रख दीजिए तो वो एक दिन में क्या हो जाता है, कूर जाता है ना, वो जलम जाता है। तो बिना प्रकाश का भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 69। VDU है ना, VDU स्क्रीन में क्या होता है। वीडियो स्क्रीन में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें होता है आपका 80 अक्षर और 24 लाइन होता है ना, याद रखने वाला चीज़ है, ध्यान रखिएगा। वीडियो स्क्रीन में क्या होता है, 80 अक्षर और 24 लाइन। 70 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, बहुत अच्छा सवाल है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है।
तो वो हो जाएगा सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। वर्तमान में इसी प्रिंटर का यूज किया जाता है सभी, आप देखते होंगे मार्केट में, तो लेजर प्रिंटर का ही उपयोग किया जाता है। डाले खट से निकल गया है ना, एक बार में आपको फटाफट प्रिंट होकर निकलते जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71, कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त विशेष मेमोरी इकाई स्पेशल मेमोरी यूनिट कहा जाता है। तो विशेष मेमोरी इकाई को क्या कहते हैं, है ना, कंप्यूटर में जो लगाया जाता है मेमोरी, तो उसको कहा जाता है दोस्तों रजिस्टर, है ना, उसको कहते हैं रजिस्टर। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, कह रहा है कि कंप्यूटर में मुख्यतः भंडारण को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में मुख्यतः भंडारण को कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी। क्या कहते हैं उसको, प्राथमिक मेमोरी। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर। 73 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रणाली है ना, नेशनल हाईवे है, उसका क्या जिम्मेदारी है, तो उसका जिम्मेदारी है आपको केंद्र सरकार पर, है ना। जो भी आपका नेशनल हाईवे बनता है, एनएच बनता है, वो कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार बनाता है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है आपका 674 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को से गुजरता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा, देखिए बीपीएससी के द्वारा एकदम इसी प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा बीपीएससी, क्योंकि उसका लेवल वही है, ठीक है, उसका जो लेवल है वो वही है, और उसी अनुसार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रहा है। कह रहा है कि कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से गुजरेगा, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 है जो आपको गुजरती है। ठीक है, याद रखना है कहाँ कहाँ से, तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये गुजरात भी जाती है, पश्चिम बंगाल भी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका 75 नंबर, कह रहा है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से सक्षम है। देखिए युद्ध की घोषणा हो या फिर शांति का फैसला हो या फिर आपातकाल लगाना हो, सभी काम राष्ट्रपति का है। सब काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेगा। देखिए भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, आपको पता है ना, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, 352, 356 और 360, है ना, 352 हो गया, 356 हो गया और 360 हो गया। ये तीनों अनुच्छेद आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर, कह रहा है कि रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुपये का जो सिक्का चलाया गया था सबसे पहले, वो शेर शाह के द्वारा चलाया गया था आपका। ठीक है, शेर शाह के द्वारा चलाया गया था रुपये का सिक्का सबसे पहले। ठीक है, और जो शेर शाह ये रुपया जो चलाया था दोस्तों, ये 178 ग्रेन का चलाया था ना, 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर, कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। राजस्व सुधार करने के लिए सबसे पहले किसने चलाया था, तो वो था आपका आंसर नंबर अलाउद्दीन खिलजी। वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, खिलजी वंश का था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 नंबर की, विनोबा भावे किससे संबंधित थे। तो विनोबा भावे जो संबंधित थे वो पवनार आश्रम से संबंधित थे। ठीक है, विनोबा भावे किससे संबंधित थे, पवनार से। ठीक है, याद रखना है। देखिए ये पवनार, ये विनोबा भावे जो पवनार है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें, क्योंकि 1940 ईस्वी में, है ना, 1940 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1940 में आरंभ हुआ था। किसने आरंभ किया था, महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। और ये प्रथम सत्याग्रही जो थे वो महाराष्ट्र के पवनार थे आपको विनोबा भावे। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो गया आपका पवनार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका जॉन किट्स ने कहा है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, जॉन किट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर, कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला कारखाना तो वो स्थापित हुआ था दोस्तों सूरत में। ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ था, सूरत में स्थापित हुआ था ये पहला कारखाना, याद रखिएगा। कब स्थापित हुआ था, तो 1613 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 में हुई थी, है ना। तो ये याद रखिएगा, पहला कारखाना बना था आपको सूरत में, और ये कब बना था, तो 1613 में खोली गई थी। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है ना। रुपये का परिवर्तनीयता का इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि रुपया को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन कर देना, नाम ही है परिवर्तनीयता, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी।
नेक्स्ट है आपका 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकबर का नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गया। देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, है ना। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसमें से एक बीरबल भी थे आपके। और बीरबल के अभियान के समय कौन मारा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो था आपका यूसुफ जाहियो का विद्रोह, है ना। यूसुफ जाहियो के विद्रोह में वो मारा गया था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 83 नंबर की उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं। उपभोक्ता जो है दिनों दिन क्या हो रहे हैं, तो दिनों दिन वो हो रहे हैं अधिक अपेक्षा रखने वाले बनते जा रहे हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ था, कांग्रेस के द्वारा। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में ये मांग किया गया था, है ना। 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, है ना, लाहौर में। और उसी अधिवेशन में इसकी मांग रखी गई थी पूर्ण स्वराज की आपकी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सीटेट का आपको हिंदी संस्कृत का भी और पेडागोजी का भी यहाँ पर क्लास होता है, तो आपके जो भी दोस्त हों उनको बता दीजिएगा। यहाँ पर जो फ़ी है वो मात्र हिंदी संस्कृत दोनों का मात्र 400 फ़ी है। अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, 200 रुपया भी यहाँ पर आपको चार्ज लग सकता है। वीकली टेस्ट भी होता है आपको, है ना, और ये नंबर भी आपको दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका निम्नलिखित में से दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। दिल्ली पर जो शासन किया गया था और कौन कौन शासन कब किया था ये आपको क्रम से आपको यहाँ पर सजाना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश सबसे पहले आएगा। इल्तुतमिश के बाद आ जाएगा रजिया सुल्तान, उसके बाद हो जाएगा आपको नसीरुद्दीन, उसके बाद हो जाएगा आपका बलबन। यानी कि 3-1-4-2, है ना, 3-1-4-2, 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1210 से लेकर के 1210 से था आपका 1236 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान थी 1236 से 40 तक। नसीरुद्दीन महमूद था आपका 1246 से 66 तक। और गयासुद्दीन बलबन था आपका 66 से 86 तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसका ईस्वी। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। तो सबसे अल्पकालिक जो सिद्ध हुआ था दोस्तों वो था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये सबसे अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए हुआ था, है ना, 1784। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर कह रहा है कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो ये किसके विरुद्ध किया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अब ये अरवदा जेल में इन्होंने आमरण अनशन किए थे, कब किए थे, तो 20 सितंबर 1932 को, है ना। और ये किसके विरुद्ध किए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किए थे, है ना। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किए थे। आंसर हो गया आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर टुंड्रा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। देखिए टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है ना इसका दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टुंड्रा का ही मतलब होता है ऊंची भूमि, है ना, वैसे क्षेत्र जो क्या हो ऊंचाई पर स्थित हो, ठीक है। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। इसको ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है आपको। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। देखिए तो सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा, तो 89 का हो जाएगा आपका आयोडीन, ठीक है, आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपको 90 नंबर कह रहा है कि अच्छा ये देखिए मैथ का आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा उतना ही है जितना यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए दिया है, काफ़ी ईजी सवाल है ना। तो ये मैथ का प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप बनाइएगा। 90, 91 और 92, 93, 94, 95। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। मैथ आप क्वेश्चन बनाइएगा, उसका आंसर मैं नीचे दे दूंगा, है ना, क्योंकि मैथ बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैथ ज़्यादा पूछेगा नहीं आपको, 5-10 पूछेगा, रीजनिंग 5 मैथ आपको पूछेगा। 96 नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो श्रीलंका के किस शासक ने मांगा था दोस्तों, ये अनुमति मांगा था, तो वो कौन सा शासक था जो अनुमति मांगा था, तो वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ये अनुमति मांगा था, है ना।
श्रीलंका के राजा मेघवर्मन से गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। और वो कौन था? समुद्रगुप्त था आपका। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 97 नंबर कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापना हुआ था ये गुप्त शासक के द्वारा हुआ था। ठीक है, गुप्त शासक के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और कौन किया था? तो कुमार गुप्त। कौन किया था दोस्तों? कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कह रहा है तो गुप्त, ये आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। किस युग में, है ना, किस शासक के समय? तो गुप्त शासक इसका स्थापना किया था, कुमार गुप्त। नेक्स्ट है 98 नंबर, कह रहा है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अत्यंत सूक्ष्म कण वाली मिट्टी पूछ रहा है। तो अत्यंत सूक्ष्म कण वाली जो मिट्टी हो जाएगी वो हो जाएगी आपको चीका मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? चीका मिट्टी, चीका मिट्टी, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर, कह रहा है कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? कौन सी चट्टानें कह रहा है? तो कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें। देखिए, आपको भारत में जो जितने भी मुर्दार पर्वत हैं उसकी 4 अवस्था है। भारत में जो भी मुर्दार पर्वत है, जैसे कि अरावली पर्वत भी मुर्दार पर्वत है आपका, हिमालय भी कैसा पर्वत है? तो मुर्दार पर्वत है आपका। तो ये जो है इसकी 4 अवस्था है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व जो महाकल्प की चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दोस्तों आपका अरावली में। अरावली की जो पर्वत है, अरावली पर्वत है ना, अरावली कहाँ पर है? तो ये है, देखिए, अरावली पर्वत। तो ये जो है किस कल्प की है? तो ये आपको कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें हैं आपका। ठीक है, याद रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान हुआ था वो कब हुआ था? बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए। तो 100 का हो जाएगा आपका 5 जून 1974 को। किसके द्वारा किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति पता ही है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, पटना के गांधी मैदान से। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बीएड और डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। बीएड और डीएलएड से 50 प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पद शिक्षण में अर्थबोध प्रणाली किस वर्ग से आरंभ हो जाता है? दोस्तों बताइए, पद शिक्षण में अर्थबोध प्रणाली किस वर्ग से आरंभ हो जाती है? अब देखिए, पेडागोजी का क्वेश्चन है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। बीएड डीएलएड से संबंधित प्रश्न है। 101 का क्या होगा? 101 का हो जाएगा आपका सी नंबर, वर्ग 4-5 से ये आरंभ हो जाती है आपको। नेक्स्ट है आपका 102 नंबर। 102 नंबर कह रहा है कि प्रश्नोत्तर प्रणाली में कविता किस तरह पढ़ाई जाती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली में क्या पढ़ाना है आपको? कविता पढ़ाना है। वो कैसे पढ़ाया जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको खंड खंड करके पढ़ाई जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर, कह रहा है कि कविता किसको विकसित करती है ना। आप कविता पढ़ते हैं तो किस चीज़ का विकास होता है? तो कविता पढ़ने से आपको कल्पना का विकास होता है ना। कविता पढ़ने से क्या होता है? आप कल्पना करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस साधन में छात्रों को आज्ञा दी जाती है कि वे ध्वनि, अंग संचालन आदि का यथायोग्य ध्यान रखते हुए साहित्यिक पदांश का सस्वर वाचन करें? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 104 का सुभाषित प्रतियोगिता में, है ना, सुभाषित प्रतियोगिता, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर, कह रहा है कि विद्यार्थियों की कविता में रुचि जागृत करने के कितने साधन बताए गए हैं? विद्यार्थियों की कविता में रुचि जागृत करने के कितने साधन बताए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, कितने साधन हैं? तो वो हो जाएगा 7 साधन है आपका, है ना, 7 साधन बताए गए हैं। 106 नंबर प्रश्न है कि व्याकरण भाषा को नियंत्रित तथा बनाए रखता है। व्याकरण जो है वो भाषा को नियंत्रित तथा बनाए रखता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है। तो क्या भराएगा दोस्तों? तो 106 का हो जाएगा आपका गतिशील, नियंत्रित तथा गतिशील बनाए रखता है आपका, है ना, व्याकरण। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर, कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कितनी विधियां हैं? तो व्याकरण शिक्षण की 5 विधियां हैं। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की 5 विधियां हैं। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर, कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण के किस पद्धति में बालक के समक्ष सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद नियम का स्पष्टीकरण विभिन्न उदाहरण के माध्यम से
कराया जाता है। तो वो कौन सा विधि है? तो विधि पूछ रहा है आपको, निगमन विधि, है ना। कौन सा विधि हो जाएगा? निगमन विधि होगा आपका। नेक्स्ट है आपका कि 250 का 50% कितना होगा? तो काफ़ी आसान प्रश्न है ना। इसको काट दीजिए, 250 का 50% निकल जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 25 पचे 25 से आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री का कोण को क्या कहते हैं? 50 डिग्री का कोण, ये तो हो गया आपका 90 डिग्री का कोण, है ना। 90 डिग्री से जो छोटा होगा, यानी कि 50 डिग्री मान लीजिए ये है आपका 50 डिग्री, है ना। तो 50 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहा जाता है न्यून कोण। 90 डिग्री को क्या कहेंगे? सम कोण कहेंगे, है ना। और 90 से जब बड़ा है उसको कहेंगे अधिक कोण। ठीक है, चलिए काफ़ी सिंपल प्रश्न दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ और दिया गया है। 111 नंबर 111 नंबर प्रश्न है कि समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत यदि P x का सदस्य है तो इसे सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे? तो इसको सांकेतिक भाषा में दोस्तों सी नंबर है, इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, थोड़ा सा मैथ दे दिया है ना। इसको बनाइए आप। ब के स्थान पर मान लीजिए ब क्या है, ब को x मान लीजिए और x के और यहाँ पर आप इसको पुट कर दीजिए, या आपका जोड़ घटाव करके आप इसको बनाइएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बनाइएगा, है ना। इसको बहुत सिंपल है, 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष है। प्रचलित पाठ्यक्रम का क्या दोष है? तो 13 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि जीवन से असंबंधित, संकुचित दृष्टिकोण और परीक्षा की प्रधानता, ये सभी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्रचलित जो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है उसमें ये सभी खामियां है, ये सभी दोष उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की एक विशेष योग्यता है? किस शिक्षण की बात कर रही है? तो गणित शिक्षण। गणित शिक्षण की एक विशेषता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। गणित शिक्षण की एक विशेष विशेषता कौन सी है? उपयुक्त सभी, यानी कि गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता और विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 115 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को गणित कड़ा लगता है ना, हार्ड लगता है। अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? तो ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण है आपका शिक्षा नीति का, है ना। ये दृष्टिकोण किसका है? तो शिक्षा नीति 1986 का ये दृष्टिकोण है, आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गणित विषय में सहायक सामग्री कौन सा होता है? तो गणित विषय में सहायक सामग्री कौन सा नहीं होता है ना, कौन सा उपयोग नहीं होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों नवीन भाषा शैली का ज्ञान। नवीन भाषा शैली, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, इसका उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सहपाठगामी क्रियाओं द्वारा निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अनुपयोगी बात को अलग करें। सहपाठगामी क्रियाओं द्वारा निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुपयोगी बात को इसमें से छांटना है आपको। कौन सा अनुपयोगी है? तो वो है अरुचियों का विकास। ठीक है, अरुचियों का विकास, ये अनुपयोगी शब्द है आपका। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर। कह रहा है कि सहपाठगामी क्रियाओं के कितने भेद किए गए हैं? तो सहपाठगामी क्रियाओं के कितने भेद किए गए हैं? तो कितना भेद किया गया है? 9 भेद किया गया है। आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 119 नंबर की बालकों में चलना, दौड़ना, नहाना, खाना, पहनना आदि की शिक्षा किस प्रणाली में दी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बाल विकास का सवाल है। तो 119 का क्या हो जाएगा आपका? कमेंद्रियों की शिक्षा, है ना, कमेंद्रियों की शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों आपको बी नंबर 119 का। नेक्स्ट है आपका 120 नंबर प्रश्न। 120 प्रश्न कह रहा है कि किस प्रणाली में छात्रगण प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन द्वारा शिक्षण प्राप्त करते हैं? तो किस प्रणाली में करते हैं? तो वो हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के प्रणाली में करते हैं, यानी छात्रगण प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन के द्वारा वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपको कि किस शिक्षा शास्त्री ने पदार्थ के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया है? तो किस शिक्षा शास्त्री ने दोस्तों पदार्थ के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया है? तो वो हो जाएगा आपको पेस्टालॉजी। ठीक है, पेस्टालॉजी इस पर बल दिया है। नेक्स्ट है आपका 122 नंबर। कह रहा है कि किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है
प्रत्यक्ष अनुभव के लिए ही तो दृश्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव के लिए ही तो दृष्टि उपकरण की आवश्यकता होती है? तो ये कहा है आपको डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। किसने कहा है? डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और उससे पहले एक देख लीजिए, ये आपका, अच्छा चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 123 नंबर। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण में निम्नवत में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो भाषा शिक्षण में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो वो हो जाएगा मोबाइल का कोई प्रयोग नहीं है, दूरदर्शन, रेडियो, ट्रांजिस्टर। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं होता है? तो मोबाइल का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा एक साथ चित्र, गति, रंग, ध्वनि का समन्वित प्रभाव पड़ता है? ठीक है, किस साधन के द्वारा दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका चलचित्र में, है ना, चलचित्र के द्वारा। अगला सवाल 125 नंबर है। 125 कह रहा है कि निर्धारित विषय शिक्षा क्रम के आधार पर बनी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु के आधार पर पाठ्य योजना निम्नलिखित में से कौन तैयार करता है? तो ये जो तैयार किया जाता है वो शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 126 नंबर। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है तो वो हो जाएगा आपको शिक्षा कक्ष। शिक्षा जो कक्ष है ये शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। शिक्षक हैं, शिक्षार्थी भी हैं और शिक्षण विधि भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 127 नंबर। 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? दोस्तों क्रियात्मक शोध कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपको कक्षों की सुंदरता। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, कक्षों की सुंदरता। नेक्स्ट है आपका 128, कह रहा है कि आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? तो आगमन विधि के पाठ में निरीक्षण कौन करता है? तो वो हो जाएगा आपका बालक। कौन निरीक्षण करता है? बालक निरीक्षण करता है। नेक्स्ट है आपका 129 कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो 129 का हो जाएगा आपका इमारत प्राकृतिक थोड़ी, उसको तो हमने बनाया ना। ये भूमि, ऊर्जा, जल, ये सब से भी चीज़ क्या है? पहाड़, पर्वत, नदी, झील, झरना, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है आपका 130 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है दोस्तों? तो 130 का हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है आपका। इसको आप बार बार नया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हो गया। इसको क्योंकि इसको बनने में क्या लगता है? लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसीलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय जल शक्ति हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, विद्युत आपका फिर पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है? सब नवीकरणीय है। अगला प्रश्न है आपका 131, कह रहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन कौन सा है? पर्यावरण की दृष्टि से कह रहा है तो सबसे सर्वाधिक उपयोगी वन कौन सा है? तो वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ज़्यादा करके आपको केरल वाला क्षेत्र में, दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, फिर मेघालय वाला क्षेत्र में आपको मिलेगा, फिर अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, है ना, केरल में है, तमिलनाडु में है ना, ये सब क्षेत्रों में मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है आपका 132, कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा है? पर्वतीय क्षेत्र में वन विनाश हो गई है, इससे कौन सा प्रकोप बढ़ गया है? तो इससे भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन देखने को मिलेगा आपको पर्वतीय इलाका में। वहाँ क्या होता है ना कि मतलब कि जो पहाड़ होता है वो क्या होता है? नीचे की ओर सरक जाता है, इसी को कहते हैं भूस्खलन, सिंपल भाषा में। ठीक है, आप कभी कभी वीडियो भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपको भूस्खलन। अगला प्रश्न है आपका, और ये कैसे होता है? तो ये वहाँ क्या हो गया ना, अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई हो गई है, और पेड़ क्या होता है? वो मिट्टी को पकड़े रहता है ना। पेड़ कट गया तो वो मिट्टी क्या है? खिसक करके नीचे की ओर गिर जाती है। ठीक है, उसी को भूस्खलन कहा जाता है। 133 नंबर प्रश्न है कि समुद्रों में प्रदूषक का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में प्रदूषक का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो हो जाएगा आपका तैलीय रिसाव। ठीक है, तैलीय रिसाव है। नेक्स्ट है आपका 134, कह रहा है कि वायुमंडल में CH2 गैस की प्रतिशत मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? वायुमंडल में CH2 गैस की मात्रा क्या है? दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्राकृतिक जैविक क्रियाओं का उत्सर्जन। ठीक है, प्राकृतिक जैविक क्रियाओं के उत्सर्जन की वजह से ऐसा हो रहा है। अगला है 135 नंबर कि पर्यावरण को बचाते हुए
विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है? पर्यावरण को भी बचाना है और विकास भी हमें करना है। इस संकल्पना को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है समपोषित विकास, है ना। समपोषित विकास इसको कहते हैं। अगला है आपको 136 की पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने तथा विकृत किए जाने का दोषी किसे मानना चाहिए? तो पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करने और विकृत किए जाने का दोषी किसे मान सकते हैं हम? तो वो हो जाएगा मानव। मानव ही तो है जो अपने विकास के लिए, है ना, अपने विकास के लिए पूरे पर्यावरण को क्या कर रहा है दोस्तों? नष्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 137 कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कठोर दंड और अत्यधिक निंदा बच्चे के संवेगात्मक व सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हाँ, इससे हम क्या हैं? सहमत हैं। बच्चों को दंड भी नहीं देना है ना। बच्चों को दंड नहीं देना है दोस्तों, कठोर दंड नहीं देना है, और न ही उसे और अत्यधिक निंदा करना है ना, नहीं उसका निंदा करना है और नहीं उसको दंड देना है। इससे उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इससे हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है आपका 138 नंबर। प्रश्न है कि कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, संवेदना आदि विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी कि उन्हें महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे, या उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्य वाली कहानियाँ सुनाएंगे, या विभिन्न प्रेरक प्रसंगों का नाट्यकरण करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है आपका 139 कह रहा है कि एक सफल शिक्षक कौन सा होता है? आप एक शिक्षक हैं, आप सफल हैं या नहीं हैं, अपने आप देखिए, है ना। तो एक सफल शिक्षक किसे कह सकते हैं? तो एक सफल शिक्षक का मतलब होता है आपका बी और सी, इसमें हो जाएगा आंसर नंबर देखिए, बी और सी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अपने छात्रों के साथ आत्मीयतापूर्ण एवं स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, ये बिल्कुल सही है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सफल शिक्षक हैं। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अपने छात्रों के सम्मुख अनुशासित, संयमित, संवेदनशील और नियंत्रित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक अनुशासित शिक्षक हैं, आप एक सफल शिक्षक हैं, और आप ही के जैसे शिक्षक की ज़रूरत है इस दुनिया में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पार्थक्य दुश्चिंता क्या होता है? तो पार्थक्य दुश्चिंता क्या होता है? तो 140 का हो जाएगा आपका कि सुदृढ़ संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है ये। नेक्स्ट है आपका कि आत्मधारणा का अभिप्राय क्या है? आत्मधारणा का अभिप्राय क्या है? यानी कि किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना, उसी को कहा जाता है आत्मधारणा, है ना। मतलब किसी के स्वयं के संबंध में धारणा बना लेना, उसको कहते हैं आत्मधारणा। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर। 142 नंबर प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन सी होती है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा कि व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है आपका। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 143 कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। दोनों प्रश्न थोड़ा सा सेम है लेकिन ऑप्शन यहाँ पर अलग है। ऑप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त यहाँ पर बिल्कुल सही है, चारों हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। उद्दीपन की आवश्यकता और संबंधन की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता और अनुमोदन की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता और शारीरिक देख रेख की आवश्यकता, इसी को कहा जाता है वैज्ञानिक आवश्यकता। आपका उपयुक्त सभी हो गया आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 144। वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में अपने दोस्त को जो भी तैयारी करते होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, क्योंकि आप सभी से कुछ नहीं चाहिए, बस आप सभी का मोटिवेट चाहिए, आप सभी का लाइक चाहिए, आप सभी का सब्सक्राइब चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अगला सवाल देख लीजिए, 144 नंबर का आ रहा है कि बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका वचन और पूर्ववर्ती अधिगम, प्रत्याशा और निर्भरता, यानी कि ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। अगला सवाल चलते हैं आपका 145। 145 कह रहा है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? ठीक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक शिक्षक जो है बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बिल्कुल यार, सहमत हैं हम, है ना, बिल्कुल सहमत है। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 146 नंबर।
146 है कि कह रहा है कि बच्चों के विकास में शिक्षक सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल, बच्चों के विकास में शिक्षक तो सहायक सिद्ध हो गए ही, है ना। वो कैसे होते हैं सिद्ध, ये आपको बताना है। तो ये जो इसका सिद्ध क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए बच्चों के प्रेम, संवेदना और स्नेह प्रदान करना, बिल्कुल सही है आपका। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि एक ऐसा वातावरण तैयार करके जिसमें बच्चों को अपनी आवश्यकताओं की समुचित संतुष्टि का अवसर मिल सके, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना, बिल्कुल गलत बात है। ए और बी आपका बिल्कुल सही है, कठोर अनुशासन में तो रखना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं उसको दंड देना है, कुछ नहीं। तो एक आंसर हो गया डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 147 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में यदि सफाई, श्रमदान, वन महोत्सव जैसी सामूहिक गतिविधियां का आयोजन किया जाएगा तो इससे बच्चों का समुचित विकास होगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो इससे किस चीज़ का विकास होगा, तो इससे विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। बच्चों में किस चीज़ का विकास होगा, अगर बच्चों को स्कूल में सफाई अभियान चल रहा है, श्रमदान चल रहा है, वन महोत्सव चल रहा है, तो इससे सामाजिकरण का विकास होगा बच्चों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 148, कह रहा है कि क्या एक शिक्षक के रूप में आप इस बात का समर्थन करेंगे कि विद्यालय में छात्रों का अपना संगठन होना चाहिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि बच्चों का अपना एक संगठन होना चाहिए। हाँ, तो हाँ, ताकि ये संगठन समय समय पर कवि सम्मेलन, अंत्याक्षरी आदि गतिविधि का आयोजन कर सके। मैं ऐसा सहमत हूँ, है ना, मैं इस पर सहमत हूँ, बिल्कुल सही। आंसर नंबर ए हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपका 149। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। कथन ए कह रहा था कि बच्चों को उचित सामाजिक विकास के लिए विद्यालय में शिक्षण के लिए प्रजातांत्रिक विधि अपनानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए, ये भी आपका सही है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों में मैत्री भाव और सहकारिता के गुणों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, सभी यहाँ पर सही है। और दोस्तों आज का लास्ट सवाल, यानी कि अंत भला तभी सब भला होगा, ठीक है। तो अंत वाला गलत नहीं करना है। कह रहा है कि भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा आता है, तो 150 का हो जाएगा आपको प्रयोग करना, ठीक है। तो ये रहा आज का 150 प्रश्न, इसका आपका आंसर दिया गया है, आप इसको मिला भी लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सीटेट की भी क्लास चल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीटेट का यहाँ पर क्लास चल रहा है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान, हिंदी है, संस्कृत है, शिक्षा शास्त्र है और आपका मैथ है, ईवीएस है, सारा का यहाँ पर क्लास आपका चलेगा। पेपर 2 का, पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट यहाँ पर 100% होती है। और ये जो आपका क्लास होगी दोस्तों, ये टीचमेंट ऐप पर क्लास चलेगी और आप फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, है ना। मात्र यहाँ पर आपको सबका अलग अलग फ़ी निर्धारित किया गया है या कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का रहा ये टेस्ट नंबर 2 आपका समाप्त हो गया और कल होगा टेस्ट नंबर 3। इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट नंबर 2 आपका समाप्त हो गया और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपको PDF मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री में है ना, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसको आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और कुछ भी अपडेट आपका आते रहेगा, जैसे कि कुछ नोट्स वगैरह, तो भी आपको PDF टेलीग्राम पर ही मिलेगा आपको, ठीक है। व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।